अधिकारी ने जब मीडिया से बात की तो उन्होंने ये कहा कि तुष्टीकरण के खिलाफ ये वोट पड़ेंगे। एक बार फिर से हमारा पैनल रीशेड्यूल हो गया है। नए पैनल को एक बार इंट्रोड्यूस कर देता हूं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं डॉक्टर गुलरेज मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। इसके अलावा टीएमसी के नेता देवव्रत रॉय भी मेरे साथ में हैं। सीपीआई का रिप्रेजेंटेशन मेरे डिबेट्स में कर रहे हैं भालचंद्र जी और सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर ITV नेटवर्क प्रिया सहगल भी मेरे साथ में जुड़ी हुई हैं। 2 घंटे की तस्वीर देखने के बाद डॉक्टर गुलेज, आपको क्या क्या नजर आया है? क्योंकि पश्चिम बंगाल में सेकंड फेज का चुनाव वो है जो गेम चेंजर साबित होगा। सेकंड फेज के चुनाव के लिए ये कहा जा रहा है कि ये किसी के लिए भी रीढ़ की हड्डी है। रीढ़ की हड्डी मजबूत होगी तो बाकी आगे और भी मजबूती मिलने वाली है। नंदीग्राम में रीढ़ की हड्डी क्या कहती है, नंदीग्राम के इंडिकेशंस क्या कहते हैं, और साथ ही ये बताएं खेला होबे या खेला शेष, अशोल परिवर्तन की आंधी कहां से बहने वाली है? नहीं हाशमी जी, मैं केवल 2 घंटे का ही नहीं देखूंगा। देखना है तो मिनिमम में भी देखूंगा तो पिक्चर आपको पेंट करना पड़ेगी पूरे 1 हफ्ते की। और 1 हफ्ते में 5 दिन से ममता बनर्जी जो है, जो एक्टिंग चीफ मिनिस्टर है और तृणमूल की चेयरमैन है, वो नंदीग्राम में कि हालात सही नहीं है। वो दूसरी सीटों पर प्रचार करने भी नहीं गई है। आज सुबह भी उनको कही है, शाम को भी जाना था, लेकिन वापस उन्होंने स्केड्यूल किया है। कल सुबह जाएंगी वे सब चीजों को मैपिंग करेंगी, क्या क्या हुआ है क्या क्या नहीं हुआ है। तो इसका मतलब यह है कि हालात सही नहीं है। उसके अलावा आप देखिए 2 चीजें और हुई थी। एक तो आईपैक का एक जो लेटर था वो सोशल मीडिया को खूब घुमा था, जिसमें वो ममता बनर्जी भी हार रही है और उनकी पार्टी भी हार रही है। लेकिन जो घायल शेरनी होती है ना, ये बिल्कुल एकदम ताक में रहती है। घायल शेरनी के बारे में ये कहते हैं, ममता बनर्जी यही कह रही है ना अपने आप को कि मैं घायल शेरनी हूं। घायल शेरनी ज्यादा खतरनाक होती है, घायल शेरनी ताक में होती है, जल्दी सामने नहीं आती। जैसे ही उसे ये लगता है कि शिकार सामने आ गया है, वैसे ही झपट्टा मारा करती है। हो सकता है भाई घायल शेरनी बनकर के अपने घर के अंदर हो। नंदीग्राम में 2 घर किराए पे लिया है ना। एक घर जो फर्स्ट फ्लोर पर था, लेकिन पांव में चोट लग गई, अब ग्राउंड फ्लोर वाले घर में है। घर में रहें तो आपको चैन नहीं है, बाहर निकल जाए तो चैन नहीं है। और शेख साहब एक और सवाल मैं ऐड कर देती हूँ, क्योंकि एक तस्वीर कल बहुत चर्चा में रही। फुटबॉल का जिक्र हुआ, खेला हो बे बार बार कह रही है टीएमसी, लेकिन कल फुटबॉल का भी जिक्र हुआ, वो भी हमने तस्वीरें देखी। उससे पहले एक पोस्टर पर बहुत विवाद हो रहा था। पीएम नरेंद्र मोदी ने उसका जिक्र भी किया बाकायदा रैली में और कहा कि इस तरीके के पोस्टर्स छापे जा रहे हैं। लेकिन कल फुटबॉल हाथ में लेकर दीदी ने हवा में उछाल दिया। क्या संदेश देने की कोशिश कर रही है ममता बनर्जी? एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि बीजेपी ने माहौल बना दिया है, बीजेपी जनता तक पहुंच चुकी है, लेकिन ममता बनर्जी इस तरह से जुलूसों में, रैलियों में, व्हील चेयर पर प्रचार करते हुए, फुटबॉल उछालते हुए जो संदेश दे रही हैं, वो भी आप लोगों को चुभ रहा है कि नहीं? देखिए ये सब जो होता है ना मैडम, ये गिमिक होता है। लेकिन अगर पॉलिटिकल एनालिसिस आपको करना हो तो आप पॉलिटिकल एक्शन क्या हो रही है उससे देखिए। कल के दिन जो पत्र लिखा गया ममता बनर्जी के लेटर हेड के ऊपर, उनके स्वयं की साइन के द्वारा, जो दूसरे विपक्ष के नेता हैं उनके लिए वो बहुत कुछ दर्शाता है। ऐसा नहीं है कि अभी कोई लोकसभा का चुनाव होना है, वो तो 2024 में होना है, अप्रैल के महीने में 24 के। तो अभी ये जो विपक्षी एकता की बात कर रही हैं और दिल्ली का एग्जाम्पल सेट करने की कोशिश कर रही हैं, ये दिखा रहा है कि बौखलाहट कितनी ज्यादा है। ठीक है, फुटबॉल से लेकर मोटरसाइकिल तक का जिक्र हो रहा है। आप कह रहे हैं कि दीदी की बौखलाहट है, लेकिन प्रिया सहगल जी का मैं जल्दी से रुख कर लेना चाहती हूँ। सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर हमारे साथ जुड़ी हुई है और छोटा सा जो सवाल है मेरा वो ये है, प्रिया जी किस तरह से आप इन चुनावों को देखती हैं? क्योंकि कई तरह से विश्लेषण किया जा रहा है। कुछ लोग इसे वोटर परसेंटेज के लिहाज से विश्लेषण करके देख रहे हैं, मुद्दों के लिहाज से, एंटी इनकम्बेंसी। लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि 2 दिग्गजों के करियर दांव पर लगे हुए हैं। ये चरण बहुत इंपॉर्टेंट है। नंदीग्राम में चुनाव है, शुभेंदु अधिकारी हैं, ममता बनर्जी है, कौन हारेगा कौन जीतेगा, बाकी सीटों पर सिर्फ यही। लेकिन नंदीग्राम में हार जीत के मायने उससे कहीं बड़े हैं। क्या आप भी इसे ऐसे देखती हैं? करियर दांव पर लगे हुए हैं दोनों के। बिल्कुल, और इसमें आप पूछें तो किसका ज्यादा स्टेक है, तो बिल्कुल ममता बनर्जी का ही ज्यादा दाव में है। बिकॉज उनके लिए तो एक सीट का सवाल नहीं है, पूरे स्टेट का सवाल है। हाँ, अगर टीएमसी ममता बनर्जी हार जाए और टीएमसी स्टेट जीत जाए, फिर भी वही सीएम बनेंगी, लेकिन उनकी जो क्रेडिबिलिटी है उसमें काफी घाव पड़ेगा। इसीलिए मैं कहती हूँ कि ममता बनर्जी का खेल सिर्फ पश्चिम बंगाल का नहीं है। उनका लीडर ऑफ ऑपोजिशन, जैसे कि हमने चिट्ठी की बात की, वो चिट्ठी इसलिए लिखी गई है क्योंकि ममता बनर्जी अपने आप को आगे रोल देख रही है।
मैं इसको एक घायल शेरनी की चिट्ठी नहीं देखती हूँ। मैं देखती हूँ एक लीडर के तौर से जो अपना होराइजन बढ़ाना चाहती है। उनको पता है कि कांग्रेस कुछ हाल में नहीं है कि बीजेपी का सामना करे। शरद पवार का भी अब हमें पता नहीं है कि वो बीजेपी के साथ है या बीजेपी के खिलाफ है। तो फिर अब लीडर ऑपोजिशन को एक लीडर की जरूरत है, और वो ममता बनर्जी उस रोल में अपने आप को आना चाहती है। अगर वो जीत जाए पश्चिम बंगाल तो ममता बनर्जी ही ऑपोजिशन का सबसे बड़ा क्रेडिबल फेस होंगी। तो आपने कहा दाव में है, दोनों का दाव में है, लेकिन ममता बनर्जी का ऑफ कोर्स स्टेक्स बहुत है इसके। आपकी बातों से एक बहुत बड़ा संकेत मिल रहा है। हालांकि अनुज यात्रे भी राजनीतिक विश्लेषक, कांग्रेस सपोर्टर हैं, अनुज यात्रे भी मेरे साथ में जुड़ गए हैं। लेकिन देवव्रत रॉय जी, ममता बनर्जी के बारे में अभी तक ये कहा जाता था बड़ी फोकस रहा करती हैं, अग्रेशन है लेकिन फोकस बहुत ज्यादा था। एनडीए में मंत्री नहीं तो भी फोकस था, यूपीए में मंत्री नहीं तो भी फोकस था, 10 साल शासन चलाए तो भी फोकस था, नंदीग्राम में आंदोलन किया तब भी फोकस था, वाम मोर्चा को उखाड़ फेंकना था तो भी फोकस था। लेकिन इस चुनाव में ममता बनर्जी इतनी कंफ्यूज सी नजर क्यों आती हैं एक ऐसे वक्त में जबकि ममता बनर्जी की जरूरत अभी राज्य की पॉलिटिक्स में है? वैसे ही सेकंड फेज के इलेक्शन से पहले उन्होंने एक चिट्ठी लिख दी और चिट्ठी में ये संदेश दिया और ये संकेत देने की कोशिश की कि आगे चल करके 2024 की हम बात करेंगे, 2024 यानी नेशनल पॉलिटिक्स की हम बात करेंगे। ममता की बातों में इतना भ्रम क्यों है? और भ्रम सिर्फ आज ही नहीं है, चंडी पाठ किया तब भी भ्रम था, कलमा पढ़ा तब भी भ्रम था, मां माटी मानुष से जब आगे बढ़ी और यह कहा कि नहीं दीदी नहीं बेटी हूं तब भी एक भ्रम था। ममता इतनी कंफ्यूज क्यों है? क्या ममता ट्रैप हो गई हैं? इज शी रियली ट्रैप्ड? कि आज की तारीख में कभी कहती हैं नेशनल पॉलिटिक्स, कभी कहती हैं राज्य की पॉलिटिक्स, कभी कहती हैं चंडी पाठ, कभी कहती हैं कलमा। ये तो जो कल चिट्ठी लिखे वो तो गणतंत्र का स्तंभ है ना, इलेक्शन कमीशन। तो कोई अरे चिट्ठी आके लिख देती ना, चिट्ठी इलेक्शन के बाद लिख देती हैं। नहीं, भ्रम तो शुभेंदु अधिकारी को है। बात क्या देखिए, नंदीग्राम में जो लड़ने जा रहा है वो तो जननेता है ना, ममता बनर्जी वहां जाके लड़ने गया। जननेता शुभेंदु अधिकारी बोल रहा है देखिए हमको जान का खतरा है, हमको 15 ठो और लेडी सिक्योरिटी गार्ड दीजिए। सब समझिए कैसा बड़ा जननेता है जिसको माँ बेटी बहन लोग से डर है। तो कैसा जननेता है? हम तो शुभेंदु अधिकारी का है, हम है डर तो आप लोगों को है। यूपी बिहार से गुंडे लेकर के आ रहे हैं, यही तो बोलते हैं आप लोग। डर वाली राजनीति तो आप लोग करते हैं, लेकिन ममता के कंफ्यूजन पर आपने नहीं बताया। मैं अपने सवाल से कभी डिरेल होता ही नहीं। ये तो सिस्टम में चल रहा है, सिस्टम में चिट्ठी चल रहा है, कन्फ्यूजन को। अरे ममता रॉयटर बिल्डिंग में, ममता रॉयटर में रहना चाहती हैं या दिल्ली आना चाहती हैं? ये कंफ्यूजन तो दूर होना चाहिए ना। ममता चंडी पाठ वाली हैं या कलमा वाली हैं, ये कंफ्यूजन दूर होना चाहिए ना। ममता माँ माटी मानुष वाली हैं या शांडिल गोत्र वाली हैं, ये कंफ्यूजन तो दूर होना चाहिए ना। कोई कंफ्यूजन नहीं है। ममता बनर्जी हिंदू है, इसमें तो कोई दिमत नहीं है। वो तो ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करता है, इसमें तो दिमत कोई नहीं है। अभी तक तो पहले बोलते थे कि हिंदुस्तानी है, अब हिंदू और ब्राह्मण। अब बनर्जी के साथ बंदोपाध्याय भी याद आ गया आपको? बंदोपाध्याय तो है, वो तो इन बॉन्ड है, वो तो चंडी पाठ तो इन बॉन्ड करता है, गायत्री मंत्र तो इन बॉन्ड करता है। वो तो एबीसीडी हम बोला ना, ये तो बच्चा लोग पढ़ता है ना, जो ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करता है, उसमें तो सिखाना नहीं पड़ता है, उसको सिस्टम में ही रहता है। तो छोटा से गायत्री मंत्र जप करता है, चंडी पाठ जाता है, बच्चा लोग करता है। दिमाग तो आपका बीजेपी पार्टी में है, भारतीय घोष में है। शुभेंदु अधिकारी कैसा बड़ा जननेता है बाबा, तुमको 15 ठो लेडी सिक्योरिटी गार्ड लग रहा है। माँ बहन कहते हैं कि जननेता है। एक बार डिबेट ओपन टू ऑल कर देता हूं, मैं एक बार डिबेट ओपन टू ऑल कर देता हूं। अनुज यात्रे जी भी मेरे साथ में जुड़े हैं। अनुज भाई, मैं आज आपसे गाइडेंस थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि मुझे आप गाइडेंस दें, गाइड करें मुझे आप। मैं आपसे सवाल पश्चिम बंगाल को लेकर के करूं या असम को लेकर के करूं? क्योंकि पश्चिम बंगाल में आपके नेता, चूंकि आप कांग्रेस सपोर्टर हैं, पश्चिम बंगाल में अभी तक राहुल नजर नहीं आए, अभी तक प्रियंका नजर नहीं आई, बड़ा केंद्रीय नेता कोई नजर नहीं आया, कोई बड़ी रैली नजर नहीं आई है। तो मैं आपसे पश्चिम बंगाल का सवाल करूं या असम का सवाल करूं? पहले तो ये डिसाइड कीजिए, मुझे गाइड कीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। राशिद भाई, निश्चित तौर पे आपको दोनों पे सवाल करना चाहिए, क्योंकि दोनों ही राज्य अहम हैं और दोनों ही राज्य कांग्रेस की सूची में जो है हम लोग बहुत प्रमुखता से चुनाव लड़ रहे हैं। ठीक है, दोनों पे सवाल मेरा एक ही है, दोनों पे सवाल मेरा एक ही है। आप सेक्युलर हैं या कम्युनल हैं? अगर आप वाकई में सेक्युलर हैं तो आपको अब्बास सिद्दीकी की जरूरत महाजोत में पश्चिम बंगाल में क्यों पड़ी? और अगर वाकई आप सेक्युलर हैं तो असम में आपको बदरुद्दीन अजमल की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए राशिद भाई, मुझे लगता है कि ये सवाल पूछना एक बहुत नाजायज सवाल है कांग्रेस के ऊपर, बहुत ही अत्याचारी वाला सवाल है जब पूछा कि आप सेक्युलर हैं या नहीं। इस देश की जब संरचना करी गई थी, इस देश का जब संविधान लिखा गया था बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर द्वारा, और कांग्रेस पार्टी ने ही उसको जो है लागू करा था इस देश में, तो सबसे पहली लाइन यही लिखी गई थी कि ये हमारा एक देश सेकुलर देश।
तो सेकुलरिज्म के आधार पर इस देश की बुनियाद रखी गई हम लोग। और आज सवाल जो लोग कम्युनल हैं उनसे सवाल ना पूछ के कांग्रेस पार्टी से सवाल पूछना, तो मुझे लगता है बहुत ही ज्यादा ये अध्यायपूर्ण बात होगी, क्योंकि हम लोगों की लड़ाई ही इन कम्युनल लोगों से है, जो ये सांप्रदायिक लोग हैं, सांप्रदायिक ताकतें हैं, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस जैसे जो लोग हैं जो इस देश में सांप्रदायिकता का जहर घोल रहे हैं, और अपना जहर घोलने में ये बीते 6-7 वर्षों में लगातार कामयाब हो रहे हैं। लेकिन अब जनता दिक्कत ये है ना कि एक तरफ की सांप्रदायिकता आपको दिखती है, दूसरी तरफ की सांप्रदायिकता पर आप चुप्पी साध जाते हैं। इसी को सिलेक्टिविज्म कहते हैं, जिसका जिक्र बार बार होता है। आएंगे हम आपके पास फिर से वापस आत्रे जी, लेकिन इस बीच एक बहुत महत्वपूर्ण बातचीत है जो आपके लिए देखनी जरूरी है। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के लिए वोटिंग लगातार चल रही है। दक्षिण 24 परगना का काकद्वीप विधानसभा से ज्यादा जानकारी के साथ इंडिया न्यूज संवाददाता शंभू मंडल की रिपोर्ट आप देखिए। है दक्षिण 24 परगना के काकद्वीप विधानसभा केंद्र में आज द्वितीय दफा के वोट केंद्र में आप शुरू हो गई है। सीधा आपको वो तस्वीर हम दिखाएंगे। देखिए लाइन में वोट मतदान करने के लिए खड़ा है, बहुत सारे लोग यहाँ पे खड़े हैं। हम कुछ मतदाता के साथ हम बातचीत करेंगे। भाई साहब, आप सुबह सुबह वोट डालने के लिए चले आए? हाँ जी, वोट डालने के लिए सुबह सुबह चले आए। यहाँ का सुरक्षा बल कैसा है? अच्छा है। वो जो यहाँ पर केंद्रीय बाहिनी भी है, लोकल पुलिस भी है, सब अच्छा है। अभी तक तो सब ठीक ठाक है, लेकिन बाद में क्या होगा नहीं मालूम। तो दक्षिण 24 परगना से काकद्वीप से शंभुनाथ मंडल, इंडिया न्यूज। आपने पश्चिम बंगाल की रिपोर्ट तो देखी, लेकिन असम भी आपको लेकर के चलते हैं। सेकंड फेज के लिए मतदान जारी है। लगभग 2.25 घंटे गुजर चुके हैं। नलबाड़ी से जानकारी दे रहे हैं मेरे सहयोगी सुभाष दास। नलबाड़ी वो विधानसभा सीट है 2016 में जहां से भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की थी, लेकिन आज का हाल क्या है? सुभाष की रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव का जो सेकेंड फेज है, सेकेंड फेज का नलबाड़ी समष्टि में मैं अभी उपस्थित हूँ और इधर 2,07,223 टोटल वोटर्स है। और अभी जो चुनाव का प्रक्रिया आरंभ हो गया है। इस बारे में मैं जो लोग है, वोट देने वाला जो लोग हैं, उन लोग का पास जाना चाहूँगा। आपके पास आ रहा हो, क्या इस बार इशू कैसा होगा वोट का? सेकेंड फेज की वोट ग्रहण हो रहा है। हमारा यहाँ लोग अच्छी तरह से वोट देने के लिए बाहर निकल आया है, लंबी लाइन हुआ है। हम ऐसे एक व्यक्ति को वोट देने के लिए चाहता हूँ। वक्त एक ब्रेक का होगा, लेकिन जल्दी से मैं प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी भालचंद्र जी से। सीपीआई के नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भालचंद्र जी, सिलेक्टिव जो थॉट्स है उसकी हम बात कर रहे थे, सेक्युलरिज्म की हम बात कर रहे थे, और उसका आरोप तो आप लोगों पर भी लग रहा है। एक तरफ की सांप्रदायिकता आपको दिखाई देती है, लेकिन दूसरी तरफ की सांप्रदायिकता आपको दिखाई नहीं देती। ऐसी पार्टियों से आप लोग गठजोड़ कर लेते हैं, बीजेपी को बोलने का मौका दे देते हैं। भाई पहले से ही आप लोग कहीं नजर आ नहीं रहे हैं पश्चिम बंगाल में, असम में भी स्थिति हम देख रहे हैं। तो फिर इस तरीके का जो गठजोड़ है वो और नुकसान नहीं पहुंचा रहा है आप लोगों को? देखिए, 22 तारीख की जो रैली हुई सेकेंड राउंड में कांग्रेस और लेफ्ट की मिलकर, उसको देखकर अगर आप ये निष्कर्ष निकालते हैं कि हम कहीं नहीं है, तो मैं समझता हूँ इलेक्शन के बाद जो रिजल्ट आएंगे वो आपको एक आश्चर्यजनक निकाल आपको समझ में आ जाएंगे। दूसरी बात, हमारे पर जो इल्जाम लगाया जाता है, तो लेफ्ट के मुताबिक हम 34 साल बंगाल में राज कर रहे थे, कोई भी इलेक्शन में धर्म या राजनीति की बात नहीं चल रही थी। किसी मिनिस्टर को ये नहीं बोलना पड़ेगा कि मेरा गोत्र क्या है, मेरा धर्म क्या है। तो ये लेफ्ट की स्ट्रैटेजी रही है। बंगाल में कई जगह पर कम्युनल राइट्स हुए, लेकिन बीजेपी तो तुष्टीकरण का आरोप आप लोगों पर भी लगाती है। ये लेफ्ट का फैक्चुअल एग्जिस्टेंस है, तो उसके लिए हम पर इल्जाम लगाना ये पॉलिटिकल गिमिक हो सकता है, लेकिन मैं समझता हूं इसमें कोई बेसिस नहीं है। जिस पार्टी का आप जिक्र कर रहे हैं हम बंगाल में, वो एक सेक्युलर पार्टी है जिसने कई समाज के लोगों को रिप्रेजेंटेशन दिया है। किसी एक ही समाज के आदमी को रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया। यह बात आप क्यों छुपा रहे हैं, ये भी बताना चाहिए। और दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं कि भाई जिनका नाम किया जाता है वो इंडियन सिटीजन है कि नहीं, उनको पार्टी बनाने का, इलेक्शन लड़ाने का पॉलिटिकल राइट है कि नहीं? अगर है तो जिनको राइट दिया है। लौटेंगे आपके पास और इसका जवाब प्रिया सहगल जी से लेंगे, वो भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। पूरा पैनल रहेगा हमारे साथ, लेकिन एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है।